तो इसकी भूमिका से बात हुई थी इस बारे में, जो जितने ग्रंथ इन्होंने माने हैं, तो जैसे इनकी भूमिका में दिया हुआ, इन्होंने कहा है कि आदि काल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है, और उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा की, यानी बोलचाल की। अपभ्रंश उस आप लोग को मतलब आगे हुई थी बात कि जो अपभ्रंश थी उस टाइम की साहित्यिक रचनाओं की भाषा थी, और जो देश भाषा थी वो कहीं ना कहीं वहाँ की जो बोली जाती थी वो भाषा थी। तो फिर आगे शुक्ल जी कहते हैं कि जो अपभ्रंश की पुस्तकें हैं, जो अपभ्रंश भाषा में पुस्तकें लिखी हैं, उसमें जैनों की रचनाएं आती हैं, और कुछ धर्म तत्व वाली रचनाएं आती हैं। तो इसलिए आप लोग इतना याद रखिएगा, शुक्ल जी जैन जैन साहित्य को और जो धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो भी साहित्य थे उसको साहित्यिक कोटिंग में नहीं मानते हैं, उनको धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। इसलिए उसको साहित्य में उन रचनाओं को साहित्य में स्थान नहीं देते हैं, और वो खारिज कर देते हैं उन रचनाओं को। इसलिए जब उन रचनाओं को खारिज कर देते हैं तो उनके बाद फिर बचता है तो रासो काव्य बचता है। और रासो काव्य में आपको वीरता का जो भी वर्णन मिलता है, क्योंकि रासो काव्य अधिकतर आपको वीर ग्रंथ या फिर वीर रस से ही मिलते हैं, इसी आधार पर उन्होंने क्या कहते हैं आदि काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। ठीक है, इतना कहते हैं। उसके बाद वो आदि क्या कहते हैं आदि काल में मूलतः 12 ग्रंथों को मानते हैं। तो हम नोट करवाए थे आप लोग को ये कि आदि काल में शुक्ल जी मूलतः 12 ग्रंथों या फिर 12 पुस्तकों को स्थान देते हैं, जिसमें से वो दो मतलब दो विभाजन करते हैं। उन 12 ग्रंथों में भी वे दो विभाजन करते हैं। ठीक है, दो विभाजनों में वो 4 पुस्तकों को साहित्यिक मानते हैं, साहित्यिक पुस्तकें मानते हैं। तो साहित्यिक पुस्तकें कौन कौन सी थी, किसी को याद है जो 4 पुस्तकें साहित्यिक मानते हैं शुक्ल जी? ठीक है, विजयपाल रासो, नल सिंह कृत विजयपाल रासो, हमीर रासो, सारंगधर की हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्तिप्रता का जो विद्यापति की रचना है, इन चारों रचनाओं को शुक्ल जी क्या मानते हैं, साहित्यिक मानते हैं। उसके बाद वो देश भाषा की 8 पुस्तकें मानते हैं। जो 12 पुस्तकें थी, हाँ अंजलि बोलिए आप, कुछ कहना था? जी, जो देश भाषा में मानते हैं उनका नाम बताइए। अच्छा ठीक है, बताइए। कुमार रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमंग, जसचंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश, परमाल रासो, विद्यापति पदावली और अमीर खुसरो की पहेलियाँ। हाँ ठीक है, वो 8 रचनाएं मानते हैं। बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, हाँ तो देश भाषा में वो 8 रचनाएं मानते हैं। 8 में दलपति विजय की खुमान रासो, नरपति नाल की बिसलदेव रासो, चंबर दाय की पृथ्वीराज रासो, केदार भट्ट की जयचंद प्रकाश, मधुकर कवि की जय मैंग जस चंद्रिका, और जगनिक की परमाल रासो, परमाल रासो को आलाखंड भी कहते हैं, और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। तो ये 12 पुस्तकें हैं, जिसमें 4 को साहित्यिक माने हैं, 8 को देश भाषा काव्य माने हैं। ठीक है, फिर एक और बात कहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। मतलब इन्हीं 12 पुस्तकों पे वे आदिकाल का नामकरण करते हैं। और फिर एक बात और कहते हैं, वे कहते हैं कि इनमें से अंतिम 2 तथा विशलदेव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। तो यहाँ पे शुक्ल जी एक और विभाजन कर देते हैं, अंतिम 2 यानी कि खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पतावली और बिसलदेव रासो, इन तीनों को छोड़ के जितनी रचनाएं हैं, 9 रचनाएं हैं, वे सब वीर गाथात्मक हैं, और ये तीनों रचनाएं वीर गाथात्मक नहीं है। बिसलदेव रासो को वो श्रृंगारिक काव्य कहते हैं ना कि उसके बारे में उनका कथन है कि इतनी छोटी सी पुस्तक को वीर काव्य कहना जैसे खटकता है, ऐसे मतलब एक कथन है विशल दिरासे के लिए। तो विशल दिरासे को मूलतः क्या कहते हैं, श्रृंगारिक मानते हैं। और तो हो गया, 12 12 ग्रंथों को मानते हैं, 12 में 4 साहित्यिक मानते हैं, 8 देश भाषा की मानते हैं। उन 12 में से वे 9 पुस्तकों को वीर गाथात्मक मानते हैं, और 3 को वीर गाथात्मक नहीं मानते हैं। और जिन तीनों को वे नहीं मानते हैं वे है बिसल रासो और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। ये जो पूरा डिवीज़न है ना, इसको समझने में बहुत कन्फ्यूजन होती है। इस तरह जब मतलब फिर से हमको लगा ये तीसरी या चौथी बार हम आज फिर से समझा रहे हैं ये चीज़, तो इसको जिसकी पहली क्लास भी हो या फिर पूरा तो उस लोग की पहली क्लास है, तो क्या कहते हैं कि ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे सवाल आते रहते हैं, इससे सवाल आते रहते हैं। और आप ये समझ लेंगे तो आप जो आदिकाल का पूरा आपका संशय है वो काफ़ी आप मतलब हद तक आपका सही हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक शालिनी, हाँ हाँ। एक बार प्लीज ये जो 8 रचनाएं देश भाषा काव्य वाली हैं वो बता दो प्लीज। देश भाषा वाली,
आपके पास शुक्ल जी की किताब होगी ना हिंदी साहित्य की? हाँ है। तो सुनो ना, सुनिए उसमें ना जो भूमिका भूमिका में खोलिए भूमिका। कौन से प्रकाशन की है आपके पास? बस मेरे पास प्रभात पेपर वर्क्स की है। उसमें भूमिका में खोलिए, भूमिका में जो एक ऐसे करके होगा कि प्रथम संस्करण का वक्तव्य करके होगा। हाँ उसमें है, हाँ है। उसमें दूसरे पृष्ठ पे देखिए। मिल धीरे गई, हाँ। मिल गया। तो यही जो देखिए जिसके पास भी किताब है आप लोग ये देख लीजिएगा। ये जो एक पैराग्राफ है जहाँ ये शुरू किया कि आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है, यहाँ शुरू है और ये जो पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हुआ है, ये खत्म हो गया। इसके बाद जो ये वाला लाइन है कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इस इनमें से अंतिम दो तथा विशल देव रास्ते को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। ये जो पूरा तीन दो जितना ही है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आते हैं शुक्ल जी। अब हम ऊपर ऊपर से रिवाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर काल विभाग में इतना कुछ है नहीं, आप लोग यहाँ से काल क्या कहते हैं कालक्रम देख लीजिएगा। शुक्ल जी पढ़ाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। देखो प्रकरण 1 में आपको जो मेन मेन कथन है वो हम आपको एक बार हाईलाइट करवा दें। हाँ। ठीक है, शालिनी, आवाज बहुत धीरे आने लगी। धीरे आने लगे, एक मिनट। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। नहीं, हम थोड़ा धीरे बोल रहे थे। तो क्या कहती हो ये जो आदिकाल की जो हमको मेन मेन इम्पोर्टेंट वाला एक बार फिर से रिवाइज करवा दे? क्या समझाएं क्या? नहीं, बस हम एक बार एक तरह से क्या कहते हैं पॉइंट आउट कर देंगे कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाँ ठीक है, ठीक है। समझाने में टाइम चला जाएगा। ठीक है। हाँ, तो आप जिसके पास भी क्या कहते हैं साहित्य का इतिहास किताब हो इनकी शुक्ल जी की, आप लोग खोल लीजिए, ठीक है। तो प्रकरण 1 में जब हम लोग हाँ एक बात और, शुक्ल एक सवाल भी आता है कि शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है, कोई बताएगा? आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया शुक्ल जी ने? 4 प्रकरण। हाँ, 4 प्रकरण में। और चारों के नाम किसी को याद है? चारों के नाम किसी को याद है? हम्म? हम बोले थे याद करने को। देखो पहले प्रकरण का नाम सामान्य परिचय हाँ। है। अच्छा बोलिए, कोई बोल रहा था। हाँ, जिसको बोलना है बोलिए आप लोग। पहला प्रकरण सामान्य परिचय, दूसरा अपभ्रंश काव्य, तीसरा देश भाषा काव्य और चौथा है फुटकल रचनाएं। हाँ, तो ये चारों मतलब ये चारों आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि अभी जो एनटीए प्रश्न बना रहा है उसमें जो मिलान वाले प्रश्नों में ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एनटीए बनाता रहता है। तो आदिकाल से ही हुआ। तो प्रथम प्रकरण में जो पहली लाइन है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें आपको एक और अगर देखते हैं तो फिर ये आ सकता है कि शुक्ल जी ने जो ये सेकंड पैराग्राफ में है कि इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप से बनती हुई पाते हैं। तो आपको पूरा नहीं देखना है, पर इतना एक सवाल आता है कि आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है। तो ये आप बस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे तो ये है कि इस अपभ्रंश या प्रत्यभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि ये उस समय की ठीक ठाक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचनाएं मिलती हैं, या उस समय की कवियों की भाषा है। तो कहीं कहीं प्राकृताभास हिंदी का अर्थ पूछ देता है उसका। किसी पेपर में मतलब नेट वाले में ही किसी सारे ये सवाल आया है कि प्राकृताभास हिंदी का अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। मतलब ऐसे हिंदी जो प्राकृत की जो परंपराएं चली आ रही थी उसमें कुछ कुछ बद्ध रहती है, तो इसको प्राकृताभास हिंदी कहते हैं, ठीक है। फिर पहले में आपको इतना आप पहले में देख लीजिए, और दूसरे प्रकरण में भी आप आएंगे तो अच्छा सुनिए, एक काम करते हैं, इसमें टाइम चला जाएगा, बस हम लोग को सवाल करना है।
जो मेरी किताब है इसमें पूरा क्या कहते हैं वो किए हुए हैं, हाईलाइट किए हुए हैं, इसका पीडीएफ बना के ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है? हाँ इसका पीडीएफ क्योंकि पूरा करवाने में टाइम लगेगा, और एक बार ये हो चुका है। आज सवाल पे बात करनी तो बस सवालों पे बात कर लेते हैं। इसका आज हम अभी क्लास के बाद पीडीएफ बना के भेज देंगे, ठीक है? ज़्यादा सही रहेगा, जब हो चुका है बात तो कर लेते हैं। तो एक बार स्क्रीन शेयर कर दे, एक मिनट। ये स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ 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 हो रहा है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्लियर है ना विदिशा? हाँ एकदम क्लियर है। चलो फिर एक मिनट रुक जाओ, फ़ोन से कनेक्ट हो जाए क्योंकि फिर हमको उसमें दिखेगा नहीं। चलो ठीक है, फिर हो गया है। शाली डबल डबल आवाज आ रही है। अरे वो मेरे फ़ोन में आई थी, बंद कर दी आप, ठीक है? अब क्लियर है ना? हाँ अब ठीक है। हाँ, तो वही फ़ोन का आ रहा था। तो ये जो पहला सवाल है तो इसमें आप लोग क्या करें, आप लोग क्या कहते हैं वो करिए, टाइप करना है, ठीक है? तो पहला ही सवाल है कि बीसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। पद्मावती, राजमती, इंद्राणी, कमला। आप लोग वो करिए। अरे दो ही तीन सब लोग करिए, एक बार ट्राई तो करिए। हाँ, तो बिसल जो रासो हम बताए थे कि इसकी मतलब आप लोग इसके क्या कहते हैं, जो वो नायिका है बिसल जो रासो की, उनका नाम याद रखिएगा। तो इनके बिसल जो रासो की नायिका का नाम क्या है? राजमती है। अच्छा, बिसल जो रासो कितने खंड में है? 4 करना। हाँ, 4 खंड में है, ठीक है। और चर्यापद किसकी रचना है? दूसरा सवाल है। हाँ, शबरपा की रचना चर्यापद है। और शबरपा गुरु का नाम क्या है? शबरपा की गुरु का नाम क्या है? सरप्पा। सरपा। चर्यापा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। उसके बाद फिर ये है, ये सवाल है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटिंग में नहीं आ सकती। हम्म। हाँ, इसका जवाब क्या कहते हैं, एक मिनट। शुक्ल जी का ये एक कथन है कि वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो सिद्धों और योगियों की रचना या फिर जो जैन काव्य हैं, वे सब क्या कहते हैं सांप्रदायिक शिक्षा मात्र या फिर धर्म के लिए हैं। वे साहित्य के लिए नहीं रची गई थी, इसलिए वे उसको साहित्यिक नहीं मानते। पर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, शुक्ल जी इस बारे में गलत भी थे, क्योंकि अगर आप जैन को और योगियों और सिद्धों की रचनाओं को अलग करते हैं, अगर अच्छा इस पे मेरा एक प्रश्न था, पूछे? पूछो। हाँ, हम ये पूछ रहे थे कि अगर वो इसको सांप्रदायिक शिक्षा कहते हैं, मतलब सिद्धों और जैनों को, तो इस तरह तो पूरा पूरा भक्ति काल मतलब वही कट वही जाएगा ना? वही बात हम भी कह रहे हैं।
तो ये शुक्ल जी का मतलब वही बात हम भी कहने वाले थे कि अगर इनको हटाते हैं शुक्ल जी, तो अगर आके हम रामचरितमानस देखते हैं तो रामचरितमानस भी अब धार्मिक ग्रंथ ही हो चुका है। उसको अगर आप एक तरह से देखेंगे तो भी धार्मिक ग्रंथ में ही आएगा, उसको आप साहित्य नहीं मान सकते। तो कहीं न कहीं उनका जो भी अपना तुलसीदास के प्रति प्रेम था या फिर जो भी था, या फिर जिस तरह से उन्होंने वीर गाथा का नामकरण वीर काव्य करना चाहा, उस हिसाब से उस लिहाज से उसको हटा दिया हो। अब उनका जो अपना मत रहा, क्योंकि जो ये वाला सवाल आपकी ये तो हमें लगा कि हम द्विवेदी जी की किताब हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ रहे थे, तो उसमें द्विवेदी जी भी ये प्रश्न उठाए हैं कि अगर वे शुद्ध क्या कहते हैं इनकी सिद्ध और योगी और जैन की रचनाओं को क्या कहते हैं सांप्रदायिक रचना मानते हैं, तब तो उनको तुलसीदास को पूरा एकदम क्या कहते हैं नकारना पड़ेगा। तो वो उनका अपना मत था, द्विवेदी जी का अपना मत है। अब सब लोग अपना चल रहे हैं उसी हिसाब से, पर कहीं ना कहीं शुक्ल जी गलत थे, हम तो यही कहेंगे, पर जो भी हो। अब उनका लिखा हुआ क्या कहते हैं पत्थर की लकीर, इसको कोई काट नहीं सकता और आपको ये याद करना पड़ेगा। तो ये जो ये कथन है, इसको या तो आप लोग किताब में हाईलाइट कर लीजिए या तो कहीं लिख लीजिए, ठीक है। तो अगला सवाल ये है कि नवा कि विद्या नवा नहीं है मतलब विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। अरे भाई जवाब दीजिए, सही गलत की बात बाद में होगी, जवाब दीजिए। इसमें से जवाब हमें लगता है सही एक नंदिनी का सही है, जो ए लिखा है इन्होंने, पर आपने दो बार आंसर किया है, एक बार बी लिखा है फिर एक बार ए लिखा है। अरे मैं ए लिखा। पहले गलती से हो गया था। हाँ, तो जो ये विद्यापति की जो क्या कहते हैं ये पदावली है, वो क्या कहते हैं बंगला भाषा से, एक मिनट, हाँ, बंगला भाषा से प्रेरित है। ये सवाल मुझे लगता है कहीं आया हुआ है। और एक और चलिए विद्यापति की बात हो रही है, तो विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे, किस संप्रदाय को मानते थे विद्यापति? शैव। वैष्णव। कौन? शैव थे शैव ना? थे, विद्यापति शैव थे। सैव थे। हाँ, तुम आगे बस। चलिए, तो फिर ये विद्यापति का हुआ, जो विद्यापति की पदावली है, देखिए ये याद रखिए कि विद्यापति पदावली की भाषा क्या है, मैथिली है, पर ये बंगला से ज़्यादा बंगला भाषा से प्रभावित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं 13वां प्रश्न। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। तीन लोग जवाब दिए, आगे। हाँ ठीक है सही है। दान वाक्यावली विद्यापति की रचना है। इसकी भाषा क्या है? दान वाक्यावली की भाषा क्या है? संस्कृत। हाँ, संस्कृत भाषा, दान वाक्यावली की भाषा संस्कृत है, ठीक है। तो ये आप लोग याद अच्छा नहीं, वो बाद में सवाल शायद वो आगे है, तो अभी रहने देते हैं। और ये कथन है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये कथन किसका है? चलिए, कथन भी आप लोग सही कह रहे हैं कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये कथन शुक्ल जी का है। चलिए, जो कथन है इसको आप लोग कहीं ना, अगर इस शुक्ल जी कथन है तो आप किताब में हाईलाइट कर लीजिए, और किसी और कथन मिलता है तो उसको नोट कर लीजिएगा, इतना हम कहेंगे। उसके बाद फिर ये अगला कथन ये है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। अब इसका जवाब दीजिए आप लोग। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है।
अरे भाई सब लोग एक ही मतलब एक ही थर्रे पे जो पहला दे दिया उसी पे आप लोग एक ही आंसर देते जा रहे हैं। थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो जान जाएंगे, बस थोड़ा सा। तो बस एक चीज आप लोग का पकड़ना है, बस एक चीज पकड़ लेंगे तो आप लोग को सही जवाब आ जाएगा। अभी तक किसी का जवाब सही नहीं है। हाँ चलो विकास, तुम हो गए, तुम बहुत पढ़े हो, ठीक है। हाँ डी है, देखिए जो ये सिद्ध सामंत युग है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो आप यही अब देखिए पेपर में ही होता है ये कथन। आप में से किसी ने नहीं पढ़ा होगा, पहले बार, सब पहली बार देख रहे हैं। पर आपको क्या देखना है, ये देखना है कि सिद्ध सामंत युग, सिद्ध सामंत युग मतलब राहुल संकृतियान, सीधे आप संकृतियान टिक करके आगे बढ़ जाइए। आप सब लोग देखने के बाद कोई किसी को शुक्ल का लगा नहीं है तो सब लोग एकदम अजय द्विवेदी के ऊपर चल पड़े हैं, नहीं। सिर्फ सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। मतलब इतना कठिन पेपर नहीं होता, अगर आप लोग सिर्फ एक या दो चीजें पकड़ लेंगे तो आप लोग आंसर कर लेंगे। तो इसमें आप लोग क्या पकड़ना था, सिर्फ सामंत युग पकड़ना था। संकृत्याय जी ने आदिकाल को सिर्फ सामंत युग कहा है, इस हिसाब से ये कथन किसका है, संकृत्याय जी का है। बस इतना देखना था, इसमें कुछ कठिन नहीं था। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये वाला सवाल। मतलब अभी तो आप पीडीएफ भेज देंगे, पर इसको कहीं ना कहीं अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं या फिर अगर दृष्टि से ही पढ़ रहे हैं, तो दृष्टि में मतलब कहीं भी अगर जगह है तो इसको नोट कर लीजिए। अभी नहीं, बाद में भेज देंगे पीडीएफ इसका। उसके बाद ये अगला कथन है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। जी रामचंद्र शुक्ल। हाँ हाँ, शुक्ल जी का कथन है ये, ठीक है। इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। और ये पृथ्वीराज रासो के बारे में कहते हैं, शुक्ल जी रासो को प्रामाणिक मानते हैं, अप्रामाणिक मानते हैं या फिर अर्धप्रामाणिक मानते हैं? अप्रामाणिक, जाली मानते हैं। अप्रामाणिक। हाँ अप्रामाणिक। हाँ ठीक है। फिर अगला देखते हैं हम लोग कि इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? वो पहले बात हुई थी कि शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इसमें से कहते हैं अंतिम दो तथा विशल दो रास्ता को छोड़कर सब वेद गाथात्मक है, इसको श्रृंगारिक मानते हैं, क्या कहते हैं शुक्ल जी। अच्छा, बिसल दे रासो की रचयिता कौन है? बिसल दे रासो किसकी रचना है? हाँ, नरपत नाल। नरपति नाल की रचना है। और इसका क्या कहते हैं, रचना काल क्या है? किसी को याद है कौन सी सती है? मतलब 12वीं सदी। हाँ 12वीं सदी, ठीक है ठीक। और फिर एक आप लोग टेस्ट सीरीज भी एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, जो हम लोगों ने भेजा है उसमें आपको प्रश्न मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम चुप रहो। फिर अगला सवाल है कि ये सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? विस्तृत साहित्य के प्रारंभकर्ता थे, गलत है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, उन्होंने अंत साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई है। डी। हाँ सी 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 सी। ठीक है सबका सही है इसमें कि उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल नहीं मानी जाती है। ये सवाल तो मतलब आसान ही था आप लोग के लिए। सरहपा को हिंदी साहित्य का आप लोग बता दीजिए कि सरहपा की भाषा कौन सी थी, कोई बताए? सरहपा किस भाषा, मतलब उनकी भाषा क्या कहा गया है? साली कई बार बताई है। सिद्धों की क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सुनो, सिद्धों की भाषा क्या थी? सिद्धों की भाषा क्या थी? संधा भाषा। तो सरहपा की भाषा क्या थी? वही संधा भाषा, वही।
अब मेरा सवाल था कि सरापा को विरजा कंफ्यूज हो गई। सरापा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन मानता है? तुमको बहुत मजा आया ना हमको कंफ्यूज करके। राहुल चुप रहो रामचंद्र यार, शुक्ल। चुप रहो। राहुल सांकृत्यायन। अरे सॉरी। एक मिनट प्लीज। ए विकास, मुझे तुम चुप, विकास तुम नहीं बोलोगे, अब तुम शांत रहो। सरापा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन मानता है? सांकृत्यायन जी। हाँ राहुल सांकृत्यायन। हाँ, वे मानते हैं सरापा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं। और इनका समय क्या मानते हैं वे? कौन सी शताब्दी में इनका समय मानते हैं सरापा जी? सरापा राहुल सांकृत्यायन जी सरापा का समय क्या मानते हैं? 845। नहीं नहीं, 7वीं शताब्दी है। 8वीं शताब्दी मानते हैं। दृष्टि में तो दिया हुआ है, दृष्टि में क्या दिया है? गलत हम बोले हैं। अच्छा ठीक है, 8वीं शताब्दी मतलब मोटा मोटी वे मतलब 783 ईस्वी मानते हैं शायद, वही 8वीं शताब्दी। एक मिनट, हम बता अब क्लियर कर दे रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, एक बार सवाल पर देख लेंगे। सरप्पा का समय 8वीं शताब्दी मानते हैं, 783 ईस्वी, जहाँ तक हमें इतना याद आ रहा है। आगे देख लिया जाएगा। और अब ये दूसरा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमावंतित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ है। हजारी प्रश्न द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? गोरखनाथ। आप लोग टाइप करिए, आपको बोलिए लिखना है आप मत। सबको। टाइप करिए, लिखिए, बोलिए मत। टाइप करना है, बोलना नहीं है। हाँ ठीक है। हमको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है डी और बी में। नहीं, गोरखनाथ के बारे में मानते हैं, पढ़ा अभी बताए तो थे कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभाव। हाँ नहीं, वो तुलसीदास को भी ऐसा ही कुछ बोलता है ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए हम दोनों लिख दिए। पेपर में एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। शंकर गोरखनाथ को मानते हैं। आप उनके बारे में क्या बोले तो हमें नहीं पता। और देखिए, इसमें आपको दो आंसर मिल रहे हैं। पहली बात, ये कथन द्विवेदी जी का है। दूसरी बात, कहा गया है गोरखनाथ के लिए। तो ये दोनों चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और बाकी गोरखनाथ के समय में भी मतभेद है। तो ये चीज क्या कहते हैं, दृष्टि वाले में दिया हुआ है वाला कथन हम नोट करवाए थे। द्विवेदी जी क्या कहते हैं, इनका क्या कहते हैं, गोरखनाथ जी का क्या वो समय क्या मानते हैं? हजार फिर द्विवेदी जी गोरखनाथ का समय क्या मानते हैं? टाइप करना है या इसको बोल सकते हैं आप लोग? 9वीं सदी। हाँ, 9वीं सदी मानते हैं इनका। चलिए ठीक है। बाकी अगला है अमीर खुसरो के बारे में सवाल है। एक मिनट, इसको छोटा कर लिया। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुकने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। हाँ ठीक है, तो इसमें हमको इतना बता देंगे क्योंकि शुक्ल जी जो कथन लिखे हुए हम बता दे रहे हैं कि वो कहते हैं कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। मतलब एक तरह से दोनों लोग का मतलब तुलनात्मक यहाँ पे वो वर्णन किए हैं शुक्ल जी। वे क्या कहते हैं, खुसरो का लक्ष्य क्या मानते हैं? खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, सिर्फ इतना ही उनका है। और बाकी कबीर को धर्मोपदेशक मानते, तो आप लोग का सही था कि खुसरो का क्या ये वाला गलत है। इसमें ये वाला मतलब उनका लक्ष्य धर्मोपदेश नहीं देना था, उनका लक्ष्य था क्या, जनता का मनोरंजन करना। तो ये भी आ सकता है उनका लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना मात्र था, और कुछ और गलत भी हो सकता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और खुसरो हमारे सिलेबस में है, तो इसको ध्यान दे पढ़ लीजिएगा। फिर ये है कि अपभ्रंश की कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्रष्टा थे। ये कथन किसका है? टाइप करिए आप लोग।
मेरी आवाज जा रही है ना आप लोगों को? और लोग टाइप करिए। हाँ आ रही है। हाँ, तो इसका आंसर करिए आप लोग। हाँ, तो इसका आंसर ए सही है। इसमें आपको क्या पकड़ना था? सिर्फ हिंदी काव्य धारा पकड़ना था। हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है? सांकृत्यायन। इस हिसाब से ये वाला कथन सही है। तो आपको बस मतलब जो कथन आते हैं उसमें ना आपको मतलब एक एक छोटी छोटी चीजें पकड़ लेंगे ना, तो आप लोग को वो कथन आराम से हल हो जाएंगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो कथन है कि अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है, यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। तो मतलब इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जैसे शुक्ल जी एक तरह से जो शुरू में अपभ्रंश की रचनाएं थी, जैन साहित्य या सिर्फ शायद उसको हटा मतलब साहित्यिक में नहीं मानते हैं, उसको हटा देते हैं। वही मतलब यहाँ पे उनका मतलब दर्जा दे रहे हैं संकृत्यायन जी कि उनको हम लोग मतलब भूल नहीं सकते हैं। जो हमारा हिंदी शुरू हुआ है वो अपभ्रंश से, मतलब अपभ्रंश से हिंदी की शुरुआत हुई है। तो वही कहते हैं कि यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे, क्योंकि हिंदी काव्य धारा के जो शुरुआती कवि थे, मतलब जो बनाने हिंदी काव्य धारा बनाने के में जो सबका सबसे बड़ा योगदान है वे अपभ्रंश के कवियों का है। तो वही शुक्ल मतलब राहुल जी यहाँ कह रहे हैं कि उनको हम लोग नहीं भूल सकते। ये पूरा इसका मोटा मोटी मतलब यही है। और किसी को याद है कि हिंदी काव्य धारा का क्या कहते हैं, प्रकाशन वर्ष क्या है? ये हम शायद आप लोग को बताए थे या फिर बताए थे शायद, हिंदी काव्य धारा का प्रकाशन वर्ष आप लोग को हम शायद 1943 था क्या, कि मतलब 40 के आसपास था। 43 नहीं था यार, इसका हम बताए अच्छा। थे हिंदी काव्य धारा का। हिंदी काव्य धारा 1944। हाँ 44 था। 1944। नहीं, तो हम ये नहीं बताया था, किसी और रचना को 1917 बताया था, हमको याद नहीं है फिर। तो ठीक है, इसका हिंदी काव्य धारा का आप लोग नोट कर लीजिए, 1944 है इसका। या फिर हम बता देंगे ग्रुप में आज देख के कहीं से। उसके बाद अगला हम लोग ये इसको सुमेलित नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, चंद्र रास के जो मतलब ये रचनाएं सामने सामने हैं, तो कौन सी रचना के सामने जो मतलब इसके रचनाकार हैं वो गलत दिए हुए हैं, इसमें आप लोग को ये देखना है। हाँ, इसमें किस रचना के आगे उनके रचनाकार गलत हैं? और अगर देखिए आप लोग को अगर पता है कि मतलब जो ऑप्शन गलत है, साथ में आपको टाइप करना है कि उसका सही ऑप्शन क्या होगा। अगर स्थूली भद्रास विजय सिंह सूरी की रचना है तो किसकी रचना है, टाइप करिए, बोलना नहीं है, टाइप करना है। अगर स्थूली भद्रास से विजय सिंह सूरी की रचना नहीं है तो किसकी रचना है, ये भी बताइए आप लोग। हाँ ठीक है, तो फिर यहाँ से आप लोग का 4 रचनाएं आपकी रिवाइज हो जाएंगी। चंदन वाला रास क्या है, आसको कवि की रचना है। स्थूली भद्र रास किसकी है, क्या कहते हैं, इनकी जिन धर्मसूरी की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकट दामोदर पंडित की है। वर रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की है। ठीक है, तब विजय सेन सूरी की रचना का नाम बताइए। विजय सेन सूरी की रचना का नाम बताइए। रेवंत गिरिराज। हाँ, रेवंत गिरिराज, विजय सेन सूरी की रचना का नाम रेवंत गिरिराज है। ठीक है, वेरी गुड। और उक्ति व्यक्ति प्रकट का क्या कहते हैं, कथ्य मतलब इसका एक किस चीज का ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकट, व्याकरण ग्रंथ है। हाँ व्याकरण ग्रंथ। वर रत्नाकर की भाषा, वर रत्नाकर मैथिली। की भाषा क्या है, इसको हम शायद लिखवाए थे। मैथिली। हाँ, वर रत्नाकर की भाषा मैथिली है। तो यहाँ से आपको देखिए 5-6 आपका तथ्य यहाँ पे आपके मतलब पूरे मिल गए हैं। फिर अगला सवाल है, कुवलय माला कथा के लेखक हैं। सोमप्रभ सूरी, उद्योतन सूरी, धर्मसूरी, मुनिजिन विजय।
चलिए ठीक है, सबको मतलब इसका एक मोटा मोटी पता है कि कोलेमाला कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूरी। फिर हम ठीक है हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, क्योंकि एक तरह से आपका मतलब सीधे सीधे आंसर आपको इसमें चूज करना था। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? आप इसका जवाब दीजिए। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? चलिए ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो इंदु की रचनाओं के नाम कोई बता सकता है? जो इंदु की रचनाओं का नाम? योगसार, हाँ, परमात्मा प्रकाश योगसार। हाँ चलिए ठीक है, आप लोग याद करके आए हैं। जो इंदु की दो रचनाएं, हाँ पहले परमात्मा प्रकाश, दूसरा योगसार, दो रचनाओं का मतलब वर्णन आपको मतलब मिलता है। चलिए ठीक है, फिर अगला है, इसका साथ बात हो ही गया था कि निम्नलिखित में से कौन चिंतन बड़ा राज के रचयिता है? तो ऊपर था ही, कौन था बताइए कोई? हाँ ठीक है, इस पर बात नहीं करेंगे तो एक बार ऊपर हो ही गया, आस्को कवि चंद्रमाला राज के रचयिता हैं। उसके बाद ये है, शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? इसका जवाब दीजिए। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? टाइप करिए, टाइप करिए। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? ठीक है, आप लोग सही लिखे हैं। ठीक है, शुक्ल जी हम्मीर रासों के रचनाकार शारण घर को मानते हैं। जज्जल को कौन मानता है? राहु सांकृत्यायन। जज्जल को राव संकृत्यायन जी मानते हैं हम्मीर रासों के रचनाकार। चलिए ठीक है। हाँ, फिर अगला है कि निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? पहलिया तथा मुकरियाँ, पुरुष परीक्षा, दो सुखने, खालिक बारी। अच्छा ठीक है, आप लोग सही बता रहे हैं कि पुरुष परीक्षा क्या कहते हैं, इनकी रचना नहीं है। अमीर खुसरो की नहीं है, तो किसकी रचना है? विद्यापति की संस्कृत रचना है ना? विद्यापति की है। हाँ, विद्यापति की संस्कृत रचना, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। अगला सवाल है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है, यह मान्यता किस विद्वान की है? टाइप करिए आप लोग। हाँ चलिए ठीक है। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल की है। क्या कहते हैं, शुक्ल जी क्या मानते हैं? इनका क्या कहते हैं, गुरुनाथ समय शुक्ल जी क्या माने हैं विदिशा? 13वीं सदी। हम नाम जिससे नाम 13वीं सदी माने ना शुक्ल जी। ठीक है, हम जिससे पूछ रहे हैं वही बताएगा, ठीक है। अब अंजलि आप बताइए, राव संकृत्यायन क्या माने हैं? राहुल संकृत्यायन जी गोरखनाथ का समय क्या मानते हैं? 9वीं सदी। 9वीं सदी। वो एक इसमें से मतलब 9वीं सदी तो मतलब एक तरह से कुछ मतलब एक वो पूरा वो दिए हैं, क्या कहते हैं, संकृत्यायन जी का एक वर्ष दिया हुआ है, आपको याद है वर्ष क्या है? वो 9वीं सदी तो ठीक है, मोटा मोटी लोग मान लेते हैं, पर संकृत्यायन जी ईस्वी करके मतलब एक वर्ष मतलब वो एग्जैक्ट मतलब इसमें स्पेसिफाई किए हुए हैं संकृत्यायन जी। किसी को याद है क्या माने हैं? वंदना 845। हाँ, तो राव संकृत्यायन जी 9वीं सदी नहीं, वो 845 ईस्वी एक तरह से मतलब वो दिए हैं डेट,
द्विवेदी जी 9वीं सती मानते हैं, इनके में हम 9वीं सती कह सकते हैं, शुक्ल जी में 9वीं सती 13वीं सती मान सकते हैं, बर्थवाल में 11वीं सती कह सकते हैं, पर संख्यान जी जब 845 दिए हैं तो आपको 845 याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि वो सवाल आ जाएगा, जब वो है तो आएगा सवाल, इतना मान लीजिए। उसके बाद 13वीं सती शुक्ल के साथ साथ एक और क्या कहते हैं आलोचक माने हैं, और कौन है? शुक्ल जी के अलावा 13वीं वर्मा। हाँ ठीक है, राम कुमार वर्मा की रचना है। राम कुमार वर्मा। हाँ ठीक है, वो माने, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? टाइप करिए आप लोग। चलिए ठीक है, पृथ्वी राशो है। इसमें कितने छंदों का, एक मिनट, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। नीलकमल सागर, आप जो मतलब आप हैं, इसमें कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? जी पृथ्वी राशो में कितने छंदों का प्रयोग? 68 छंद। हाँ, और कितने समय है इसमें? 69। चलिए वेरी गुड, सही है। तो इसमें 68 छंदों का प्रयोग हुआ है और 69 समय है। फिर अगला सवाल आता है ये, एक मिनट, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का यह उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? टाइप करिए आप लोग। इसका आंसर टाइप करिए। अच्छा अच्छा, आ गया, सॉरी सॉरी, मेरा ऊपर हो गया था। कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं। भाषा की कसौटी पर यदि इस ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, उसमें वह, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये आपका पृथ्वीराज रासो होगा। ये कथन शुक्ल जी का पृथ्वीराज रासो के लिए है। एक ऐसा ही कथन उनका बिसलदेव रासो के लिए भी है, जिससे आप लोग कंफ्यूज हुए हैं। तो अगर कथन आगे हुआ था वो तो हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर एक बार हम बता ही दे रहे हैं आप लोग को वो कथन क्या है। एक मिनट रुक जाइए। वो ये कहते हैं इसके बारे में कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। तो हाँ, तो वो ठीक है। ये जो मतलब दोनों आपको एक ही तरह मिलेगी। शुक्ल जी पृथ्वी राशि के लिए कहते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये शुक्ल जी कहते हैं पृथ्वी राशि के लिए, ठीक है। और वो बीसलदेव राशि के लिए कहते हैं कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं है, राजस्थानी है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हम जब पढ़ाए थे तब भी कहते हैं कि इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे और आप लोग कंफ्यूज हुए हैं, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है अगला सवाल है, आदिकालीन राष्ट्र साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। और चौथा ऑप्शन है, श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। और लोग भी टाइप करिए। हाँ, तो मतलब इसका मतलब डी, दामिनी डी नहीं होगा इसमें। श्रृंगार रस और वीर रस यहाँ पे आपको मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि वीर गाथात्मक आपको क्या कहते हैं 8 रचनाएं मिलती हैं, विसलदेव आपको श्रृंगार रस निरूपण मिल ही जाता है। और अगर आप क्या कहते हैं पृथ्वीराज रासो में जाएंगे तो जो संयोगिता का स्वयंवर वगैरह का वर्णन होगा तो उसमें आपको श्रृंगार रस मिल जाएगा, ये होगा। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का चित्रण नहीं किया गया, क्योंकि इस टाइम हम देखेंगे उस टाइम भारत में अनेक अलग अलग रजवाड़े, छोटे छोटे रजवाड़े थे जो आपस में लड़ा करते थे, तो कहीं भी आपको इसमें राष्ट्र प्रेम का चित्रण नहीं मिलता है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये गलत है।
ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आदिकाल में राष्ट्रप्रेम का चित्रण है, पर आदिकाल में राष्ट्रप्रेम आपको कहीं नहीं दिखता है। जब आदिकाल के समय जो था, उस टाइम हमारा जो भारत था पूरा, वो अलग अलग रजवाड़ों में, छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था। कहीं ना कहीं वो लोग हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही रहते थे। तो आपको किसी भी क्या कहते हैं, रासों में या फिर किसी भी आदिकालीन रचनाओं में, आदिकालीन साहित्य में आपको राष्ट्रप्रेम का चित्र कहीं नहीं मिलेगा। मतलब इसका अभाव है, आपको नहीं, जल्दी नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि सॉरी शालिनी, वो बताया मैं प्रश्न गलत पढ़ लिया था। को नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो है। बस इतना याद रखिए क्योंकि ये हम जब पहली बार मतलब जब एमए का एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम भी मतलब हमको लगा था राष्ट्रप्रेम होना होगा इसमें। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आदिकाल में राष्ट्रप्रेम नहीं है। अब क्योंकि हम इसमें एक बार कंफ्यूज हो चुके हैं, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि आदिकाल में राष्ट्रप्रेम का अभाव है। लोगों को लग जाता है कि राष्ट्रप्रेम होगा क्योंकि युद्धों का वर्णन है, पर ऐसा नहीं है। इसलिए एक बार इस पर बात कर रहे थे हम। चलिए अगला है, भट्टेश्वर, बाहुबली, रास, इनमें से किस का विधारक का ग्रंथ है? इसका आप लोग आंसर लिखिए। विदिशा क्यू कहाँ है यहाँ पे? अरे ए टाइप कर रहे थे, वो गलती से क्यों हो गया है। हाँ चलो, हम बाद में सही किए हैं। हाँ ठीक, अभी हमको नहीं आया। चल ठीक है, आ गया है। भट्टेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य का है। अच्छा ठीक है, विदिशा ये किसका है, किसकी रचना है भट्टेश्वर बाहुबली रास? याद है? ओम प्रभ सूर्य हेमचंद्र का है। नहीं 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 नहीं, शालिभद्र। शालिभद्र सूरी। हाँ, शालिभद्र सूरी की रचना है भट्टेश्वर बाहुबली रास। विदिशा याद करो, तुमको पकड़ के पीटेंगे हम। और ठीक है, एक और सवाल किससे पूछे, एक मिनट। वंदना, अंजलि, नीलकमल, दामिनी। अच्छा नंदिनी, आप बताइए कि इनको शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किस विद्वान ने माना है, या फिर किस आलोचक ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है? गणपति चंद्रगुप्त। हाँ, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, वेरी गुड। फिर अगला हमारा सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? चलिए सबका है, इस पे हम बार बार जोर दे रहे थे कि ये सवाल आपका आता रहता है कि जो राउलवेल है वो शिलांकित कृति है, यानी कि इसका जो भी मतलब हमें प्राप्त जो राउलवेल का जो भी मतलब जो भी छंद या फिर जो भी मिलते हैं वो शिलाओं पे अंकित हैं, इसलिए इसको शिलांकित कृति कहते हैं। हम बार बार इस पर जोर दे रहे थे। चलिए ठीक है, ये सवाल आपका आ ही गया है। और राउलवेल में आपको और क्या मिलता है? एक और चीज़ राउलवेल में, जैसे कि इसका एक कोई पॉइंट बताए जो इसको और मतलब महत्वपूर्ण करता है राउलवेल को। ये चंपू शैली में है। क्या? चंपू काव्य है। हाँ, चंपू काव्य है। और क्या कहते हैं, राहुल एक मिनट रुकिए, बताते हैं। विवाह, परंपरा की शुरुआत। नहीं रुकिए रुकिए अभी, अरे भाई रुक जाइए आप। ठीक है, विवास राउलवेल की रचयिता कौन है? प्रभ सूरी। राउलवेल की रोड कवि। हाँ, रोड कवि राउलवेल की रचयिता है, याद करो तुम लोग। चलो ठीक है, अगला सवाल, इसका जवाब दीजिए आप लोग। और हाँ, राउलवेल का क्या कहते हैं, समय 10वीं सदी है और इससे आपको नक्शिक परंपरा की शुरुआत मिलती है। इसमें राउल नाम की नायिका का नक्शिक वर्णन मिलता है। शिलांकित कृति है, चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब होता है गद्य पद मिश्रित कृति। इतनी चीजें आपको राउलवेल के बारे में याद करनी है। और इसके 10वीं या 11वीं भी है ना शायद से शालिनी। 10वीं तो हमें दिख रहा है वैसे, मतलब वही उस आदिकाल दिन की आपने शायद 11वीं बोले थे हम। उस दिन आपने आपसे पूछा था ये चीज, हमने शायद से दृष्टि में था 10वीं लिखा था और आपने कहा था शायद से बच्चन सिंह की बुक से कि पता नहीं कहाँ से, 10वीं तो 11वीं आपने के बोला था आसपास 10वीं माना जाता 11वीं। है। तो वही बात है, 10वीं 11वीं के आसपास माना जाता है क्योंकि आदिकाल रचनाओं में थोड़ा सा मतलब आप देखेंगे कि ऊपर नीचे होता रहता है, तो वही थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, 10वीं 11वीं में इसकी मतलब माना गया राउलवेल का, थोड़ा सा ध्यान से उतर गया होगा। तो अब 10वीं 11वीं दोनों शायद पांडे में 11वीं इसके दिया हुआ है, 10वीं इसमें दिया हुआ है।
बच्चन जी में कुछ 10वीं 11वीं दोनों आप लोग याद रखिए इस बारे में। जहाँ आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं तो आप दोनों उसको देख लीजिए, इतना हम कहेंगे। तो अगला सवाल है, कैमाश वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? कैमाश वध आपको किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज रासो। हाँ, रासो का मिलता है। चलिए ठीक है, इसमें कुछ उतना नहीं है। और ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ठीक। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? टाइप करिए। हाँ चलिए ठीक है, इसका मतलब आप लोग पढ़ के आए हैं। बिसल दे रासो नरपति नाल की रचना है। बिसल दे रासो कितने खंडों में है? 4 खंड में। 4 अच्छा ठीक है। इसके प्रथम खंड में क्या है? प्रथम खंड में वो राजमती उससे नाराज होकर चली जाती है। अरे सॉरी, राजमती से नाराज होकर वो चला जाता है। शांत। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं। प्रथम खंड में राजमती का बिसल देव से विवाह है। दूसरे में राजमती से रूठ कर बिसल देव कहाँ जाता है? उड़ीसा। हाँ निशा। हाँ, बिसल देव उड़ीसा चला जाता है और वहाँ कितने वर्ष रहता है? 1 वर्ष। हाँ, वहाँ 1 वर्ष रहता है। और तीसरे खंड में आपको राजमती का विरह वर्णन देखने को मिलता है और बिसल देव का बिसल देव उड़ीसा से लौट आता है। और चौथे खंड में जो भोज रहते हैं अपनी पुत्री को फिर अपने घर मतलब उसके मायके लेके चले जाते हैं और फिर बिसल देव उनके मायके जाके अपने मतलब राजमती को वापस चित्तौड़ लेके आते हैं। हम बार बार कह रहे हैं ये चारों खंड की जो भी कथा वस्तु है आप लोग याद कर लीजिए, प्लीज़ याद कर लीजिए। मतलब बहुत एनटीए सवाल उठा सकता है। हम इसमें मतलब हमको आश्चर्य नहीं होगा अगर एनटीए सवाल पूछता है तो इस पर आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिएगा। तीसरा खंड एक बार और बता दो प्लीज। देखो अच्छा, फिर हम पूरा रिपीट कर रहे हैं। देखिए जो खंड 1 में है, खंड 1 में मालवा के घोष परमार की पुत्री राजमती से सांभर के बिसल देव का विवाह होना, प्रथम खंड में विवाह होता है। ठीक है। द्वितीय खंड में बिसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना तथा वहाँ 1 वर्ष रहना। तीसरे खंड में राजमती का विरह वर्णन है, राजमती का विरह वर्णन तथा बिसल देव का उड़ीसा से लौटना। मतलब तृतीय खंड में विरह का वर्णन भी होता है और बिसल देव उड़ीसा से लौट भी आते हैं। और चौथे खंड में भोज का अपनी पुत्री को अपने घर ले जाना, मतलब राजमती को अपने मायके लेके चले जाते हैं उनके पिता, तथा बिसल देव का वहाँ जाकर राजमती को फिर से चित्तौड़ लाना। हो गया? ठीक है। फिर अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। आला उदल नामक वीर सरदार की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में है? चलिए ठीक है। परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक। ठीक है। विदिशा, परमाल रासो या कि मतलब आला खंड वो किस ऋतु में गाया जाता है? वर्षा ऋतु में। इसमें 2-3 चीजें यहाँ से हैं और बाकी जो एक वो लाइन है कि 12 वर्ष से कुकर जिए और 13 ले जिए क्या कहते हैं शियार, ये वाला जो मतलब अरे पंक्ति है ये परमाल रासो की है। ये सवाल आता है कि पंक्ति किस रासो की है। अब इसमें आप लोग को मिलान करना है, तो इसमें आप लोग मिलान करके ऑप्शन बताइए या फिर हम लोग एक बार पढ़ें। इसमें मिलान करना है, आप लोग मिलान करिए। इसमें थोड़ा सा टाइम हम दे दे रहे हैं। चलिए मतलब सब लोग मिला लिए हैं एक तरह से। देखिए बिसल देव रासो को सबको पता है। हेलो मैम। हेलो। हाँ हाँ 12 वर्ष ले कुकुर जो ये परमाल रासो का एक जगनिक का है। मतलब जगनिक अच्छा परमाल रासो किसकी रचना है? परमाल रासो, हाँ सॉरी, परमाल रासो जगनिक की रचना है तो एक तरह से चाहे परमाल रासो कहें चाहे जगनिक कहें बात तो एक ही होती है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो सॉरी ध्यान नहीं दिए। हाँ कोई बात नहीं।
फिर अगला सवाल होता है कि विसलदेव रासो मतलब यार, हाँ तो विसलदेव रासो नरपति नाल आपको मतलब पहले आप देखिए, अगर आपको टाइम बचाना सीधे आपको जो आ रहा है वो ऑप्शन देखिए, उसका मिला दीजिए। नरपति नाल मिलते हैं पहले का दूसरा, बी में आपको पहले का दूसरा मिलता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे कहीं कुछ भी रिपीटेड नहीं है, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद ये तो सब मिला भी सकते हैं, ऐसे खाली पारी किसकी, अमीर खुसरो की, दूसरे का चौथा। उसके बाद भरतेश्वर भोजराज किसकी है, सालिबत सूर्य की, तीसरे का तीसरा। और दोहा किसकी है, सरहपा की, चौथे का पहला। इस तरह से आपका ही सही है। एंटी बहुत जो मिलान वाला बहुत कठिन नहीं देता है, बहुत आसान देता है। बाकी इस पे तो बात हो सके कि पृथ्वी रासों में 69 समय है, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी ये भी आप लोग कर ही लेंगे कि नरपति नाल द्वारा रचित कौन सी रचना है। इनमें से नरपति नाल की रचना कौन सी है? अरे कोई तो बोलिए या फिर कोई टाइप करिए। विशाल देवरास। हाँ विशाल देवरास, चलिए ठीक है। ये वाला मतलब उतना कठिन सवाल नहीं है, तो आप लोग सब लोग कर ही लेगा। लेकिन एक बार आप लोग रिवाइज करते रहिए। आप देखिए अगला ये है, अब इसको मिलाइए, आप लोग इसको मिलाइए। चलिए, सब इसका जवाब भी आप लोग सही दे रहे हैं। तो इसमें आप लोग का जवाब इस हिसाब से अगर हम लोग मिलाते हैं तो प्राकृतिक प्रकाश किसकी है, वह रुचि की हो जाती है। तो ए का दूसरा हो गया। श्रावक आपको मिलते हैं देवसेन, बी का पहला हो गया। प्रबंध चित्तामणि किसकी है, हेमचंद, अरे क्या कहते हैं, यहाँ से मृत्युंग की है। सी का क्या कहते हैं, तीसरा हुआ। और कुमार पाल प्रतिभा किसकी है, संप्रभ सूरी। तो आपका ये हो जाता है। फिर चलिए 182 मतलब इसका उत्तर दीजिए। सहजयान के प्रवर्तक कौन है, विभास हो क्लास में? हाँ है। ये याद है, सहजयान के प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तक। हाँ सरप्पा। चलिए ठीक है। अच्छा कोई और बताइए, विदिशा, शाहजहां को और क्या कहा जा सकता है, शाहजहां को और क्या कहा जाता है? वज्रयान। हाँ चलिए ठीक है, ये वाला सवाल आपका हो जाता है। हाँ ये जो है कि विद्यापति, अब अगला सवाल देखिए आप लोग। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? चलिए ठीक है, इसका जवाब भी आप लोग सही दे रहे हैं कि विद्यापति की कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्ति पताका की भाषा क्या है, किसी को याद है कीर्ति पताका की भाषा क्या है? कीर्ति पताका अवहट। हाँ अवहट्ट में कीर्ति क्या? पताका की तो अवहट है ना। हाँ अवट है, ठीक है। अवहट्ट में है ना? हाँ और पद्मावली की मैथिली है ना। हाँ पदावली मैथिली में है, और ये बंगला भाषा से प्रेरित है। ठीक है। और इसी पदावली की रचना मैथिली में होने कारण ही मैथिल कोकिल कहे जाते हैं विद्यापति जी। अगला सवाल, आत्मबोध किसकी रचना है? टाइप करिए आप लोग, आत्मबोध किसकी रचना है? हाँ सही, कुछ लोग मतलब कुछ लोग सी या डी भी लिखे हैं, लेकिन नहीं, आत्मबोध आपकी गोरखनाथ की रचना है। उस दिन जब आप लोग को हम कुछ रचनाओं के बारे में बता रहे थे, तो बार बार आत्मबोध का जिक्र उसमें हुआ था, तो आत्मबोध गोरखनाथ जी की रचना है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इस सवाल कई आता रहता है। और फिर अगला आप लोग देखते हैं तो
बहुत गान और दोहा का संपादन किसने किया है? इसको हम बार बार आप लोग को बोले थे, इसको आप लोग याद रखिएगा। बहुत गान और दोहा का संपादन किसने किया है? बहुत गान और दोहा का संपादन किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री ने बहुत गान और दोहा का संपादन किया है। प्रबोध चंद्र वागची ने दोहा कोश का संपादन किया है। इसको हम बार बार बोले थे कि आप लोग एकदम याद रखिएगा। हरप्रसाद शास्त्री किसका करते हैं? बहुत गान और दोहा का करते हैं। प्रबोध चंद्र वागची दोहा कोश का करते हैं। संत्यान जी हिंदी काव्यधारा का संपादन करते हैं। ये तीनों आपको एक ही जगह बताए भी थे और एक ही जगह देखिए आ भी गया। संत्यान जी करते हैं हिंदी काव्यधारा का, प्रबोध चंद्र बख्शी करते हैं दोहा कोश का, और हरप्रसाद शास्त्री करते हैं बहुत गान और दोहा का। तो आप लोग इसको याद रखिए। तो इसका मिलान करिए, इस सवाल का मिलान। प्रबोध चंद्र किसका करते हैं? प्रबोध चंद्र बागची करते हैं आपका दोहा कोश का संपादन करते हैं, जिसमें सरहपा, तिलोप्पा और कन्हपा के दोहे संग्रहित हैं। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची करते हैं। बी 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 आज तो सभी को चंद्रमाना रहा सभी को फोर्थ। ठीक है। तो फिर इसका आप लोग क्या करें? बी लगा रहे हैं। तो इस हिसाब से देखते हैं तो बी आपका ये रहा। विजय सूरी का रेवंती गिरी रहा सही है। नरपति नाल का आपका बेसल देव रास हो जाएगा। शालिभत सूरी का बरदशर बोबली रास हो जाएगा। और आज को कवि का चंदन वाला रास, मतलब फर पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। चलिए ठीक है, ये सही है आप लोग का। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो अगर थोड़ा भी अगर आप लोग नोटिस किए होंगे तो अगर आप एक भी रचनाकार का आपको याद है तो आप लोग का ये सवाल पूरा कर ले जाएंगे। अभी तक जितने भी मतलब आपके सामने सुमेलित वाले या फिर मिलान वाले प्रश्न आए हैं, इसमें आप सबने ध्यान दिया होगा कि अगर आपको एक रचनाकार भी याद है, एक का भी आप मिला ले रहे हैं, तो आपका सवाल हो जा रहा है। तो थोड़ा सा मतलब बहुत एनटीए बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाता, बहुत सिंपल रखता है। बस आपको क्वेश्चन मतलब एनटीए बस अब डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा हो गए। आप लाइन टू लाइन आप आंसर नहीं दे सकते। अब आपको थोड़ा सा ध्यान दे के रुकना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर सवाल बहुत ही आसान रहते हैं, आपको दिख रहे होंगे। और देखिए नेट का ही सवाल है, ये नेट में आया वो सवाल है ये, बहुत मतलब डिफ़िकल्ट नहीं था। फिर एक और आपका मिलान वाला मिलता है यहाँ पे, इसको आप लोग, इसमें भी बहुत नहीं है। इसके बेसल दे रासो अगर आप एक या दूसरे जाते नरपति नाल, तो अगर आपको एक दिखे बेसल दे रासो नरपति नाल, कहाँ गया ए का दूसरा, एक ऑप्शन से आपका देखिए ये बी पूरा सही हो गया, तो वही है। तो फिर पितृ रासो का आपका चंद्रबरदाई हो जाएगा, परमाल रासो का जगनिक हो जाएगा, और खुमान रासो का दलपति विजय हो जाता है। तो यही हम कह रहे हैं कि आप लोग अगर थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना है, चीज़ें अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गई, रिवाइज करते रहिए, आपका हो जाएगा। बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, आसान रहते हैं, बस थोड़ा आपका समय ज़्यादा लगता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है, दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है, बस इतना ही रहता है, कुछ नहीं रहता उसमें। फिर अगला ये है, ये आपका कथन है, आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? इसका उत्तर दीजिए आप लोग। इसका जवाब दीजिए, बहुत आसान था ये।
ठीक है, कोई भी सही जवाब नहीं दिया। पहली बात आपको क्या देखना है, इसमें आपको 14वीं और 15वीं शताब्दी दिखता है। कीर्ति कौमुदी किसी रचना का नाम आप जिक्र ही नहीं हुआ है आपके आदिकाल में, कीर्ति कौमुदी आपको मिलती ही नहीं है। दूसरी आपकी हमीर रासो आपका 14वीं 15वीं शताब्दी में आएगा ही नहीं, सीधे इसको आप कट कर दे सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, कीर्ति पताका और कीर्ति लता। कीर्ति पताका के बारे में कुछ इतना पता नहीं है और बात बचा कीर्ति लता। तो जो कीर्ति लता का जो क्या कहते हैं समय है वो 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में है। तो आपको यही देखना था बस। और इसका जीवन चित्र क्या कहते हैं कि आपको कीर्ति लता में मिलता है, क्योंकि कीर्ति पताका अनुपलब्ध है, वो आपको मिली ही नहीं है। तो उसमें आप कुछ पाए इसमें, इसको आपको सीधा खारिज कर देना है। तो बचा कौन सा, कीर्ति लता। आसान था बस। अगर 14वीं 15वीं शताब्दी ही देखे होते तो आपका 2 ऑप्शन ऐसे कट जाता। उसके बाद बचता कीर्ति पताका और कीर्ति लता। कीर्ति पताका अप्राप्य है, इसके बारे में इतना कुछ पता नहीं है, बस इसका मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं वर्णन मिल जाता है। फिर बचा क्या, कीर्ति लता। तो कीर्ति लता में ही 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हुआ है। बस थोड़ी थोड़ी अगर आप एक एक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ेंगे ना तो आप आसानी से सवाल हल कर लेंगे। अभी तक 2-3 सवाल ऐसे आए हैं जिसमें अगर आप 2-3 शब्द पकड़ लेते हैं तो आपका आंसर तुरंत आ जाता। तो ये बार बार कह रहे हैं कि प्रश्नों को पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। प्रश्न बहुत कठिन नहीं आते हैं एनटीए के। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये वाला आज मतलब ये जो सवाल है सारा हम भेज देंगे और इसको आप लोग दोबारा सॉल्व कर लीजिएगा। कोई कुछ कह रहा है? हाँ, मैं हाँ कह रहा कल वाली बात वही कि तुम्हें बता था कि लोग पहले सेकंड वर्ड सॉल्व करके फिर फर्स्ट की तरफ जाएंगे। मतलब एक बार रुको, पूरा हमको कर लेने दो फिर। मतलब सुनो पहले कर लेने दो, 7-8 क्वेश्चन बचे हैं फिर देखते हैं। तो ये हुआ। आज रहने दें, 11-15 हो गया, साल 1 घंटा ज्यादा हो गया है। चलिए ठीक है, फिर 7-8 क्वेश्चन बचे हुए हैं। इसका ये जो पीडीएफ है इसको हम भेज देंगे, पर इसमें आंसर नहीं रहेगा। आप लोग दोबारा से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई क्या कहते हैं आप लोग कठिनाई आती है तो या तो मतलब ग्रुप में ही मैसेज कर दीजिएगा या तो टेलीग्राम पे हमको पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम बता देंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ, तो इसको हम आज अभी भेज देंगे। चलिए फिर विकास, क्या बोल रहे थे तुम? हाँ परीक्षा हाल में पहले सेकंड पेपर सॉल्व करना है फिर फर्स्ट। हाँ तो हाँ सही बोल रहा था। परीक्षा हॉल में हम देखिए, आप लोगों को लगेगा कि हम और विकास दोनों को लगा था कि 3 घंटा बहुत समय, हिंदी में समय नहीं लगेगा, पर नहीं, हिंदी में बहुत समय लगता है। मतलब अगर आप लोग वहाँ 3 घंटा जाएंगे आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आपका 3 घंटा कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो क्या कहते हैं, पहले सेकंड पेपर आप सब में से आप लोग को पता है कि सेकंड पेपर आप बहुत मतलब प्रथम प्रश्न पत्र की अपेक्षा आप जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आपकी तैयारी हिंदी ज़्यादा अच्छे से रहेगी जितनी कि पहले प्रश्न पत्र की होती है। तो आप लोग पहले हिंदी सॉल्व कर लीजिएगा। उसको मतलब आप देखिएगा कि शुरू के 40-45 या 50 मिनट में आप हिंदी हल कर लें। हिंदी हल कर लेंगे, उसके बाद अगर उसको आप रिवाइज भी नहीं करें तो छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग सारा हल करें, जो आपको आता है वो आप पहली बार में हल कर जाइएगा। बाकी वहाँ पे आपको फिर वहाँ पे फ्लैग का एक ऑप्शन आता है, फ्लैग का ऑप्शन, उससे मतलब आपको शो होगा कि ये सवाल आप नहीं किए हैं, इस सवाल में आपको कन्फ्यूजन है, पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आप पेपर 1 पे जाइएगा। पेपर 1 में जितना आपको पहली बार में आएगा वो सॉल्व कर लीजिएगा, तो उसको हल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप हिंदी सॉल्व कर मतलब पहली बार में आप आपके जो 150 क्वेश्चन है शुरू करिएगा, पहले हिंदी शुरू करिएगा, हिंदी में जितने आएंगे उतने कर लीजिएगा। फिर पेपर 1 शुरू करिएगा, पेपर 1 में जितने आएंगे उतने कर लीजिएगा। इसके बाद जो नहीं आते हैं उस पर टाइम दीजिएगा। इतना ध्यान दीजिएगा कि पहले 1 घंटे में आपको जितने प्रश्न आते हैं उतने प्रश्न आप हल कर चुके होंगे। उसके बाद जो आपको नहीं आते हैं तो आगे आखिरी के मतलब जो 2 घंटे बचेंगे उस पर आप समय दीजिएगा। ऐसा नहीं कि अब मतलब हिंदी लेके बैठ गए तो नहीं, हिंदी सारा कर ही लेंगे तभी हम पेपर 1 खोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी खोलिए, उसको जितने आपको आ रहे हैं उसको हल करिए, जो नहीं आ रहे हैं उसको मतलब एक फ्लैग का ऑप्शन आता है, मतलब फ्लैग करके आता है, फ्लैग कर देंगे आप लोग तो मतलब उस पर रहता है कि क्या कहते हैं वो आपको दिखाता रहता है कि ये स्पष्ट आप नहीं किए हैं।
तो जितना आ रहा है उतना कर देंगे, उसके बाद पेपर 1 में जाएंगे। पेपर 1 में जितना आएगा उतना करिएगा। बस इतना कोशिश करेगा कि पहले 1 घंटे में आप लोग को जितना प्रश्न आ रहा है, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो पेपर 1 का हो, दोनों आप कर लें। उसके बाद जो नहीं आते हैं उस पर समय दीजिएगा।